लेकिन आखिर क्या है ऐसा इस पनामा नहर में कि डोनाल्ड ट्रंप उसे लेकर इतने तैश में हैं? इसकी वजह है उसके जरिए होने वाला दुनिया का कारोबार। आज दुनिया के समुद्री परिवहन का 5% अकेले जो है पनामा नहर से गुजरता है। सालाना 270 अरब डॉलर लागत का साजो सामान हर साल इस नहर से होकर जाता है और अमेरिका के कंटेनर ट्रैफिक का 40% अकेले इसी रूट से गुजरता है। यही वजह है कि अमेरिका के लिए यह नहर सामरिक और कारोबारी लिहाज से काफी अहम है। यह नहर उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाले पनामा देश में है। पनामा के एक छोर पर अगर आप देखेंगे तो जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध कोलंबिया है। पनामा 1903 तक कोलंबिया का ही हिस्सा रहा। इसके दूसरी छोर पर प्राकृतिक तौर पर समृद्ध देश कोस्टा रिका है। भौगोलिक लिहाज से कहें तो पनामा एक इस्थमस है, यानी भू डमरू मध्य। इसके एक ओर उत्तरी प्रशांत महासागर है, दूसरी ओर कैरिबियाई सागर जो फिर उसके बाद अटलांटिक सागर से जुड़ता है, और तीसरी ओर पनामा की खाड़ी। इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत ही खास है। यही वजह है कि कोलंबिया से पनामा की आज़ादी का समर्थन करने वाले अमेरिका ने 1903 में पनामा की आज़ादी के बाद जब उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए तो उसे अपने समर्थन का फायदा भी मिला। उसी साल पनामा ने अमेरिका को अपने आर पार 2 सागरों को जोड़ने वाली पनामा नहर को बनाने, चलाने और उसकी रक्षा करने का अधिकार दे दिया। अमेरिका ने 11 साल में 1914 तक इस नहर को बनाकर तैयार भी कर दिया। 82 किलोमीटर लंबी ये नहर है। अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के लिहाज से बहुत खास है। यह आपको एक तस्वीर के जरिए हम आपको दिखाएंगे। इसे बनाने के बाद जहाज़ों को अमेरिका या कनाडा जैसे देशों के पश्चिमी तट तक पहुंचने के लिए पूरे दक्षिण अमेरिका का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं हुई। पहले दक्षिण अमेरिका के दूर दक्षिण में स्थित केप हॉर्न से होकर के जहाज़ों को गुजरना पड़ता था, और अगर अमेरिका के ही न्यूयॉर्क सिटी से सैन फ्रांसिस्को समुद्री मार्ग से जाना होता था तो पहले केप हॉर्न से होकर 20,900 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। लेकिन पनामा नहर के बनने से यह दूरी सिर्फ 8,370 किलोमीटर रह गई, यानी बहुत छोटी हो गई। ये पनामा नहर की अहमियत है। लेकिन पनामा नहर बनने के बाद यहां से समुद्री कारोबार की स्थिति क्या हुई? बड़ी तेजी से समुद्री कारोबार यहां से होकर गुजरा। आपको अंदाजा होगा कि हजारों जहाज इस नहर के जरिए कैरिबियाई सागर से उत्तरी प्रशांत महासागर की ओर जाते हैं। जैसा हमने पहले ही बताया, दुनिया का 5% समुद्री परिवहन पनामा नहर के रास्ते ही होता है और अमेरिका के कंटेनर ट्रैफिक का 40% यहीं से गुजरता है। 2023 में इससे होकर 14,000 से ज्यादा जहाज गुजरे। दुनिया के 170 देशों के 2,000 से ज्यादा बंदरगाहों को ये जोड़ती है नहर। दरअसल दुनिया के 90% सामान की सप्लाई समुद्री रास्तों से होती है, इसलिए ऐसी नहरें अहम हो जाती हैं जो समुद्री रास्तों को छोटा कर दें। पनामा दुनिया की कुछ गिनी चुनी नहरों में से एक है। 1989 और 1999 में पनामा ने अमेरिका के साथ कुछ और संधियां की, जिनका परिणाम यह रहा कि 1999 से पनामा ने इस नहर पर पूरा अधिकार और नियंत्रण हासिल कर लिया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसी बात से नाराज दिख रहे हैं। 2 दिन पहले उन्होंने हाल ही में दिवंगत हुए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर की आलोचना की, क्योंकि उनके ही दौर में अमेरिका ने पनामा नहर पर अपना अधिकार छोड़ दिया था। ट्रंप का मानना है कि 20वीं सदी की शुरुआत में मच्छरों से घिरे एक दलदली इलाके में अमेरिका ने इस नहर को बनाने में पैसा और मेहनत लगाई, इसलिए यह अमेरिका के हाथ में ही रहनी चाहिए। ट्रंप का यह भी मानना है कि बीते कुछ सालों में चीन ने सामरिक लिहाज से अहम इस नहर को एक तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया है और अब इस नहर को लेकर अमेरिका के साथ भेदभाव हो रहा है। इस नहर से गुजरने के लिए अमेरिका से ज्यादा पैसा वसूला जा रहा है। But if you remember, and nobody wants to talk about the Panama Canal now because it's inappropriate, I guess, but because it's a bad part of the Carter legacy. But he was a good man. Look, he was a good man. I knew him a little bit, and he was a very fine person. But that was a big mistake. ये पूरा का पूरा मसला पनामा का अमेरिका और खास तौर पर ट्रंप के लिए काफी ज्यादा अहम हो गया है। दक्षिण अमेरिका के देशों में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को लेकर अमेरिका पहले से ही सतर्क है और सामरिक और कारोबारी लिहाज से उससे निपटने के लिए ही इस नहर को लेकर ट्रंप उस पर कब्जा करने तक के बयान दे रहे हैं। हालांकि सत्ता में आने के बाद वो क्या करेंगे ये देखना बाकी है। लेकिन पनामा नहर से दिक्कत अकेले चीन के प्रभुत्व के कारण हो रही हो ऐसा नहीं है। क्लाइमेट चेंज ने भी इस नहर को काफी प्रभावित किया है। बीते 2 साल में तो सूखे का पनामा नहर पर काफी असर पड़ा।
2022 के अंत से शुरू हुआ सूखा 2023 तक जारी रहा। इस नहर के पानी का स्रोत रही झीलें सूखने लगीं तो नहर में पानी कम हो गया। पनामा नहर से जहाज़ों का आना जाना काफ़ी प्रभावित हुआ। इस वजह से नहर में जो समुद्री परिवहन है वो काफ़ी कम हुआ। पनामा कैनाल अथॉरिटी ने इसे देखते हुए नहर से गुजरने वाले जहाज़ों की संख्या और उनके आकार पर पाबंदियां लगा दी। इस कारण नहर के दूसरे पार जाने वाले जहाज़ों की कतार लग गई। मालवाहक जहाज़ों की संख्या 40% तक कम हो गई। कई जहाज़ों को लंबे रास्तों से गुजरना पड़ा, जिससे लागत भी बढ़ी और ज़्यादा ईंधन जलने से प्रदूषण भी। ऊपर से पनामा नहर का भूगोल और निर्माण इस तरह का है कि इसे बनाना काफ़ी कठिन रहा। अनुमान है कि इस नहर को खोदने में इतनी मिट्टी और चट्टानें हटाई गईं कि उससे पूरे मैनहट्टन आइलैंड को 12 फीट भरा जा सकता था। इसके बावजूद नहर को बनाना आसान काम नहीं था। दरअसल पनामा नहर की अटलांटिक सागर वाला छोर जो है वो दूसरी ओर प्रशांत महासागर वाले छोर से काफ़ी नीचे है। इस वजह से पानी में ऊपर चढ़ाकर ही जहाज़ों को अटलांटिक सागर से प्रशांत महासागर की ओर पहुंचाया जा सकता था। यानी दोनों के दोनों सागर जो है वो उनमें अंतर है। इंजीनियरों ने इसका एक दिलचस्प उपाय निकाला, लॉक्स के तौर पर। 3 जगहों पर लॉक बनाने पड़े। इस नहर में जहाज़ों को उसके आर पार ले जाने के लिए उन्हें 3 जगह पर इसलिए ऊपर उठाना पड़ता है या नीचे उतारना पड़ता है। अटलांटिक छोर से जहाज़ नहर में प्रवेश करता है तो पीछे का पहला लॉक बंद कर दिया जाता है। इसके बाद पानी भरकर नहर का स्तर ऊपर उठाया जाता है, जो आप इस एनिमेशन के जरिए देख सकते हैं। जैसे ही जहाज़ इस नहर में आया, पीछे का लॉक बंद हुआ, आगे का और जहाज़ का जो स्तर है वो उठा पानी का स्तर उठने की वजह से। फिर इसके बाद जो अगला लॉक है उसको खोला गया, पानी जब बराबर हुआ और फिर जहाज़ अगले लॉक को खोलकर आगे बढ़ा। इसी तरह से फिर ये लॉक भी बंद हुआ। फिर इसके बाद जो उसका अगला लॉक है, दोनों का जो पानी का तल है उसको बराबर किया गया, अगला लॉक खुला और जहाज़ फिर आगे बढ़ा। इस तरह से जहाज़ पानी के साथ ऊपर उठकर तीसरे लॉक से प्रवेश करता है और फिर जो है वो दूसरी ओर प्रशांत महासागर तक पहुंच जाता है। यानी अटलांटिक और प्रशांत महासागर की ऊंचाई में जो अंतर है उसे इस तरह से पाट दिया जाता है। 2 महासागरों को जोड़ने वाली पनामा नहर को बनाने का ख्याल वैसे 15वीं शताब्दी का था, लेकिन इसे बनाने की पहली कोशिश फ्रांस ने की। मिस्र में स्वेज नहर को बनाने वाले बिल्डर काउंट फर्डिनेंड डे लेसिप्स को फ्रांस ने काम दिया। 1880 में काम हुआ, लेकिन तकनीकी और आर्थिक दिक्कतों के कारण इसे बीच में ही छोड़ना पड़ा। 1903 में जब अमेरिका की एक कंपनी ने इस पर काम तेज किया तो 50 देशों के 40,000 से ज्यादा मजदूरों को काम पर लगाया गया। इस इलाके में येलो फीवर और मलेरिया काफी फैले हुए थे, जिस वजह से कई मजदूरों की मौत हुई। फिर भी दिन रात काम हुआ और 1914 तक इस नहर को तैयार कर दिया गया। ये नहर रणनीतिक तौर पर काफी अहम है और यही वजह है कि इसे लेकर अमेरिका, चीन और दुनिया के तमाम बड़े देशों के बीच रस्साकशी चल रही है। तो ये हमने बताया पनामा नहर क्यों अहम है और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे लेकर क्यों जिद पर अड़े हुए हैं।